हेलो दोस्तों, मैं संदीप दिव्यापुर से हूँ और मैं आपको यूपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी करवाने जा रहा हूँ एक नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारे कोचिंग का नाम है टॉप रैंकर एकेडमी दिव्यापुर। तो मैं आपको आज आज से ही यूपी पुलिस की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको उसमें क्या क्या आता है, कितने कौन नंबर का आता है, जैसे आपके यूपी पुलिस में मैथ, रीजनिंग एंड जीएस और आपका हिंदी का उसमें विशेष योगदान है। तो आज हम आपको यूपी पुलिस के बारे में जानकारी देते हैं और जानकारी तो हालांकि आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी पुलिस में किस तरह से हमारे सब्जेक्ट आते हैं और कितने क्या नंबर के आते हैं। तो एक बार देखते हैं वीडियो के माध्यम से। देखो, यूपी पुलिस की जब मैं बात करता हूँ तो यूपी पुलिस में सबसे पहले 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका एक मैथ आएगा भी, और दूसरा जो हमारा भी सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका रीजनिंग। क्या होगा भी? रीजनिंग। और रीजनिंग की बात करूँ फिर आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे हिंदी और चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाएगा यहाँ पे भाई जीएस। और जीएस यहाँ पे जीएस के बाद में आपका यहाँ से भी जीके भी आता है। क्या आता है भी? जीके, और जीके एंड जीए, ये आपका भी यूपी पुलिस का सिलेबस। और सिलेबस की मैं बात करूं तो मैथ, देखो आपका जो यूपीपीआरटी भर्ती बोर्ड के साइड पे जो भी आपका सिलेबस डला हुआ है उसमें आपका मैथ है 37 नंबर का, सॉरी 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका आएगा 74 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न आपका होगा वही 2 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग, आपका 38 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका सिलेबस में डला हुआ है और ये आपका हो जाएगा भी 76 नंबर का। टोटल अगर मैं बात करूं मैथ एंड रीजनिंग से, तो मैथ एंड रीजनिंग से आपके टोटल 150 नंबर का यहाँ से पेपर बनता है। और अगर मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी आपका भी 37 नंबर का होगा भी, और 37 क्वेश्चन होंगे। 37 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये भाई 37 दूनी 74 नंबर का। और अगर मैं बात करूं जीएस, जीके एंड जीए की, तो ये आपका आएगा इसमें से 38 क्वेश्चन। कितने हैं? 38 क्वेश्चन, और जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से आपका हो जाएगा यहाँ पे 38 दूनी 76 नंबर का। तो अगर मैं टोटल सबको जोड़ दूं तो ये आपका बनता जाके है भाई 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे कितने नंबर में? ये बनेंगे आपके भाई 300। कितने के भाई? 300। तो ये तो आपका भाई सिलेबस होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट पढ़ने होंगे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, जीके एंड जीए। जी आपके मैथ यूपी पुलिस में जो आपका सब्जेक्ट सिलेबस है वो सिलेबस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ मैथ, तो देखो मैं आपके यहाँ से मैथ एंड रीजनिंग यहाँ से पूरा संपूर्ण यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। किसमें? मैथ एंड रीजनिंग। इसमें हिंदी की मैम आपको पढ़ाएंगी और यहाँ पे जीएस एंड जीके और जीए जी आपको पढ़ाएंगे सचिन सर। चलो आज हम क्या करते हैं कि आपको एक छोटा सा टॉपिक होगा जो मैथ का है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा वो मैथ का क्या होगा वो देखते हैं। जैसे आपका देखिए मैथ में कौन कौन से चैप्टर, जैसे आपका नंबर सिस्टम भी आता है, आपका फ्रैक्शन भी आएगा, आपका एलसीएम एंड एचसीएफ भी आएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन भी आएगा, आपका परसेंटेज भी आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, आपका डिस्काउंट भी पूछा जाता है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और ट्रेन, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये कई चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शन। क्या करते हैं? फ्रैक्शन। देखिए भी तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां से देखो एक चैप्टर का नाम डालते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बोले तो भी भिन्न। क्या होगा भी? भिन्न। तो फ्रैक्शन जब हम बात करते हैं भिन्न, और भिन्न क्या होती है वो आपको भी पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो भिन्न यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो भिन्न होती क्या है। भिन्न का मतलब है जो P अपॉन Q के रूप में लिखा हो, अर्थात अंश और हर में अगर लिखी गई कोई भी मान है, अगर अंश और हर में कोई लिखा गया मान है तो वो आपका भिन्न कहलाएगा। लेकिन बात आती है, जैसे मैंने लिखा 3/4, तो ये 3/4 आपका ये क्या है? ये आपकी एक भिन्न है। क्या है? ये आपकी एक भिन्न है। और अगर मैं बात करूं 5/6, तो ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी एक भिन्न है। क्या है? ये भी आपकी एक भिन्न है।
और अगर मैं बात करूं -3/4, -3/4 ये आपकी भिन्न है क्या बेटा? ये भिन्न आपकी, ये भिन्न नहीं है, तो यहीं से हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्या? तो फिर ये है क्या? अगर ये भिन्न नहीं है तो ये भिन्न है क्या? तो फिर ये है क्या अगर भिन्न नहीं है? तो मैं बात करूं ये वाला जो मान ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोले तो ये होती है परमेय संख्या। क्या होगा भाई? परमेय संख्या, परमेय संख्या। अब बात ये आती है कि ये वाले मान और ये वाले मान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये धनात्मक मान था और ये ऋणात्मक मान था। ये धनात्मक की वजह से भिन्न है और ये ऋणात्मक की वजह से भिन्न नहीं। तो हमारा एक पॉइंट निकल के आता है क्या? वो हमारा पॉइंट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन का मान होगा वो देखिए सुनिए। तो मैं बात करूं तो स्टार बना के एक पॉइंट आप भी लोग लिख लीजिएगा कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं। ठीक, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, आपके पास विकल्प होंगे भाई 3/4, बी ऑप्शन आपके पास होगा 6/7 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 0/7 और डी आपका हो जाएगा यहाँ पे भाई -1/5। दिए गए विकल्पों में कौन सा भिन्न नहीं, कौन सा ये भिन्न नहीं? तो आपको पता है क्या कि जो धनात्मक होंगी भिन्न होंगी। स्पष्ट आपके यहाँ पे स्टार बना के मैंने पॉइंट लिख दिया है कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती। बात करते हैं कि पहले ऑप्शन, तो देखो ये भिन्न है और भिन्न का मतलब जो P/Q के रूप में लिखा हो बट Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ लो। अब इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी की। देखो ये P/Q के रूप में भी लिखा है और ये मान धनात्मक है तो ये भी भिन्न है। बात आती है क्या ये भिन्न है? मैंने कहा हाँ है। क्यों? क्योंकि ये जो हर होगा ना, हर का मान 0 ना हो अर्थात अंश 0 हो, कुछ भी हो मैंने नहीं रखता है, तो ये भी आपका क्या है भी, लेकिन ये आपकी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि ऋणात्मक नहीं होती है क्या? तो यहां से मैंने ये सीखा कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बात करते हैं कि भिन्नों का प्रकार पूछ लिया जाता है छोटे छोटे क्लासों में। अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी आप उस चैप्टर में भी विशेषज्ञ बनोगे। बात करता हूं भिन्नों का प्रकार, तो भिन्नों का प्रकार होता है 3। अब 3 में कौन कौन से? तो पहला आपकी जो पहली आपकी भिन्न आती है वो आती है आपकी भी प्रॉपर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करूं तो इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे, इसे कहेंगे भी उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अब बात ये आती है कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न होती क्या है? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इन तीनों भिन्नों के नाम लिख देता हूं। तो पहली होगी प्रॉपर और दूसरी आपकी हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं भाई? अनुचित भिन्न। और तीसरी जो हमारी भिन्न आ जाएगी कंपाउंड फ्रैक्शन। इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे भाई क्या? सामिश्र भिन्न। क्या कहेंगे भाई? सामिश्र भिन्न। ये हो जाएगी भाई सामिश्र भिन्न। अब बात ये आती है कि मैंने भिन्नों का जब प्रकार पढ़ा तो उसमें भाई मैंने नाम दिया पहली भिन्न का उचित भिन्न और दूसरी भिन्न आपकी होगी यहाँ से भाई अनुचित भिन्न और तीसरी भाई सामिश्र। अब बात ये भी है कि प्रॉपर भिन्न क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है। ये तीनों बातों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो उचित भिन्न आपकी वो भिन्न कहलाएंगी जिसका अंश छोटा होगा हर से। मैं क्या कह रहा हूँ भाई? अंश छोटा होगा किससे भी? हर से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अंश लेस देन हर, अर्थात जो p का मान होता है वो p का मान छोटा होगा q से, वो भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। या मैं कह सकता हूं ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। ठीक
ठीक है, एक से कम हो। तो ये आपकी भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा भाई 3/5, क्या ये भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है? मैंने कहा जी हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बताओ इसका मान क्या होगा? इसका मान आपका हो जाएगा 0.6, कितना? 0.6। और बोलो एक से ये छोटी है ना भाई, अगर छोटी है तो उचित भिन्न बोलो तो प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं भाई कि इम्प्रॉपर भिन्न क्या है, तो इम्प्रॉपर भिन्न में आप देख लेना भाई क्या कि इसका मान 1 या 1 से अधिक हो। इसका मान क्या हो? 1 या 1 से अधिक हो, तो वो भिन्न आपकी भी कौन सी भिन्न कहलाएगी? वो भिन्न आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ रहे हो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो इसमें अंश कभी कभी हर के बराबर भी होगा और अंश ग्रेटर देन हर, यानी कि अंश जो होगा कभी कभी से बड़ा होगा। समझ रहे हो? तो मैंने कहा अंश बराबर होगा हर के या अंश बड़ा होगा हर से। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब अगर मैं इसको भी किसी शब्दों में बांध के कहूं, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो मैं एक शब्द में इनको भी बांध देता हूं क्या कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से कम, सॉरी 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा। समझ? तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि या तो अंश हर के बराबर होगा, जब अंश और हर बराबर होंगे तो उसका मान कितना होगा? 1, ये लिखा है, या 1 से ज्यादा, अर्थात अंश बड़ा होगा। समझते हैं? एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई 2/2, तो इसका मान कितना है? इसका मान आपका भाई 1 हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर 1 है तब भी प्रॉपर फ्रैक्शन, या मैं कहूं 5/3, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा, देखो दशमलव लगेगा कि सॉरी 3 एकम 3, यहाँ पे पहले तो एक बार क्या भाग जाएगा भाई 3 एकम 3, और बोलो कितना बच्चा 2 दशमलव लगाए तो 0 बन ही जाएगा। तो बोलो कितना भी 3×6 18, तो कितना आता है? 1.66। कहने का मतलब 1 से मान बड़ा है तो भाई उचित भिन्न, सॉरी अनुचित भिन्न, और अगर 1 है तब भी मान आपका भी 1 है, तब भी आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी कि अनुचित। समझ रहे हो? अब इसके बाद बात करूं कंपाउंड फ्रैक्शन, तो कंपाउंड फ्रैक्शन जो होगा वही ये क्या होती है? ये जो भिन्नें होती हैं, ये भिन्नें अनुचित भिन्न का अनुचित भिन्नों का सरलतम रूप होती है। क्या होती है? सरलतम रूप में होती है, सरलतम रूप में होती है। आप कहोगे सर कैसे, हम समझे नहीं। तो मैंने कहा जरा ध्यान से सुनो भाई, मैंने इसमें ये कहा है कि ये भिन्न अनुचित भिन्नों का सरलतम रूप होती है। कैसे? मैंने कहा जी मैंने मान लिया कि कौन भी 5/3, तो मैंने कहा ये 5/3 मैंने लिखा भी, और मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड फ्रैक्शन की। तो इसको मैं बताओ किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा इससे हम कह सकते 3 एकम 3, यानी कि 1 सही 2/3। तो यही तो आपकी भाई होगी भी सम्मिश्र भिन्न, यही होगी सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित। समझ? तो यही आपकी होगी भी सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भिन्नें जो होती हैं, भिन्नें हमारी हमेशा धनात्मक, भिन्नें हमेशा हमारी धनात्मक होंगी। तो ऋणात्मक जो होंगी उनको मैं क्या नाम दूंगा? मैंने कहा उनको मैं जो मैं नाम दूंगा ना, उन्हें मैं कहूंगा परिमेय संख्या। क्या कहूंगा? रेशनल नंबर कहूंगा। मैंने इसके पहले शुरुआत में इस पे बात की थी। तो भिन्नें कभी ऋणात्मक नहीं होंगी, या आप कह सकते हो भिन्नें हमेशा धनात्मक होती है। बात एक ही। एग्जाम्पल मैंने देखा तो ये सारी भिन्नें हैं, जबकि ये भिन्न आपकी नहीं है। और फिर इसके बाद मैंने कहा भिन्न कितने प्रकार होती है, भिन्नों को मैंने डिवाइड किया 3 तरह से भी। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज बताई। ठीक है, अब देखो ये बात आपको भाई समझ में आई होगी, और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भिन्नों में डायरेक्ट सवाल कैसे बनते हैं वो समझ।
सबसे पहले समझते हैं भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। क्या समझते हैं? भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। तो देखते हैं भिन्नों का आरोही व अवरोही। ठीक। अब बात ये भी आती है कि सर आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है? देखो आरोही मतलब किसी लड़की का नाम नहीं, ये आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। आपको कई सारे आपको भिन्ने दी जाएंगी, फिर उनको आपको एक क्रम में लगाना होता है। एक क्रम वो भी कैसा होगा? क्रम तो होगा बट क्रम होगा कैसा? वो क्रम होगा बढ़ता हुआ। अवरोही का मतलब है क्रम तो होगा लेकिन कैसा भी घटता हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको समझाते हैं कि जो हमारा आरोही है, आरोही का मतलब ये क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा भाई देखो आरोही में अगर मैं बात करूं तो क्या रहे? बड़ा आ। क्या रहे? बड़ा आ। और बड़ा आ से हो गया भाई बढ़ते क्रम। क्या हो गया भाई? बढ़ते क्रम। समझ रहे? बड़ा आ मतलब बढ़ते क्रम और इसमें देखो आ रहा है छोटा आ। क्या रहा है? छोटा आ मतलब घटते क्रम। कौन सा क्रम है? घटते क्रम। बस हो गया भाई। आरोही मतलब बड़ा बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब छोटा घटते क्रम। अब जैसे मैंने आपको कोई सवाल दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से समझिएगा क्योंकि फ्रैक्शन आपका यहाँ से मैं ऐसा फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी सवाल आपका छूट ना पाए, कोई भी सवाल ना छूट पाए। और मैं आज केवल भिन्नों का आरोही व अवरोही की बात करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने भिन्न दी हुई कौन सी, जैसे मान लो यहाँ पे 6/11 और यहाँ पे दे दी 9/11, ये 3/11 और यहाँ पे मैंने एक मान और लिखा भी मान लो 16/11 को आरोही क्रम में लगाओ, को आरोही क्रम में लगाओ। अब इनको जब मैं आरोही क्रम में लगाऊंगा ना भाई, तो देखो भाई इसमें जैसे मैंने प्रश्न पे भी फोकस किया तो मैंने इसमें एक बात देखी क्या कि इसमें जो हर थे ना भाई, हर सब में कैसे थे? समान। और जब हर थे समान तो मैंने कहा फिर इसका आंसर क्या होगा? तो समझते भाई यहाँ पे तो एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा क्या भी। देखो यदि हर होगा समान, यदि हर होगा समान तो जिस भिन्न का, यदि हर होगा समान और बड़ी भिन्न पता करनी है या छोटी भिन्न पता करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा देखो दिए गए भिन्नों में यदि हर हो समान तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी। बस हो गया। देखो तो देखो मैंने कहा यदि दिए गए भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी। समझ? मैंने कहा है 6/11, 9/11, 3/11, 16/11 को आरोही क्रम में लगाओ और मैंने कहा यहाँ पे मैंने भाई प्रश्न जब ध्यान से देखा ना तो उसमें हर थे समान और जब हर समान थे तो मैंने कहा इसे नोट पॉइंट बना के लिखिए भाई क्या कि यदि दिए गए भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी। तो हम देखो भाई इनका सेकेंडम अभी हम लोग सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे ना भाई इसके बाद प्रश्न देखते ही इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा क्योंकि कैसे देखो अगर मैं इसको आरोही क्रम में लगाऊं ना जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखना। देखो इस भिन्न का मैंने नाम दिया है पहली भिन्न और ये भाई दूसरी भिन्न और ये भिन्न तीसरी भिन्न और ये भाई चौथी भिन्न, मैंने इन भिन्न का दे दिया था। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? देखो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो अगर आपको सबसे बड़ा भाई मान पता पड़ जाए तो वो सबसे बाद में आएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा मान होगा।
अब देखो यहाँ पे अगर आपको आरोही क्रम में लगाना, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका मतलब सबसे पहले छोटा मान होगा, और मैंने आपको बताया कि अगर अंश सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न बड़ी होगी, तो इसमें जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जिसका अंश छोटा यानी कि ये वाली। इससे बड़ी भिन्न कौन सी है? बोलो बोलो, ये पहली भिन्न। फिर इसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी भिन्न? दूसरी भिन्न। फिर सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी? चौथी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अंश हो जाएगा। बात समझ में? तो ये भिन्न आपका एक क्रम बनता है। तो अगर क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या जैसे मैं लिख दूं भाई 9/17, 12/17, और यहाँ पे मैं लिख दूं 18/17, और यहाँ पे 3/17 को अवरोही क्रम में लगाओ या लिखो। तो इसका आंसर क्या है? तो अब मैंने ये देखा कि ये तो हमने मेन पॉइंट अपना समझ लिया, और समझने के बाद मैं समझ गया अच्छे से, और मैंने कहा मैं इसका आंसर बिल्कुल सेकंड में लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैंने इन भिन्नों का नाम दे दिया। ये मान लो भिन्न हमारी ए भिन्न, ये भिन्न हमारी बी, और ये भिन्न हमारी सी, और ये भिन्न हमारी डी। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब मैंने बताया घटता हुआ क्रम, और घटते क्रम का मतलब है सबसे पहले बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? देखो इसमें से तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिसमें कौन सा बड़ी दिख रहा है? अंश बड़ा, तीसरी यानी कि सी। तो आपका जो आंसर बनेगा ना भी, वो आंसर बनेगा क्या? सी ग्रेटर देन, फिर इसके बाद कौन सी भी? बी ग्रेटर देन, फिर आपकी कौन? ए ग्रेटर देन डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये था भाई कुछ इस तरह से भी। देखो एग्जामिनर आपके जज्बातों से खेलता है, वो कभी भी कैलकुलेशन बना के नहीं देता है सवालों में। वो ये कहता है कि आपने पढ़ाई अगर की होगी तो ये भी पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा तो इसमें अगर ट्रिक भी पढ़ी होगी या समझ के पढ़ा होगा तो इसमें आप सेकंडों का टाइम मिल जाए। और जिस बच्चे नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे 10 लगा के भाई, और 0 बढ़ा के भाई मान भाई निकालता है, और मान इतना निकालेगा तो 10 किसके पास है? कंपटीशन मतलब 10 का ही कंपटीशन है। तो यहाँ से मैंने कहा अगर भाई हर समान होंगे तो इस तरह से मैं सेकंडों में इसका आंसर दे सकता हूँ। लेकिन बात ये आती है कि सर कभी ऐसी भिन्न आ गई जिसमें हर समान हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा उसके लिए भी मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें अगर क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा भी, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी 13/5 और 13/7 या 13/17 को आरोही क्रम में लिखो। ये प्रस्ताव का मैंने कहा आरोही क्रम में लिखो। फिर से आरोही का मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्या? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, देखते हैं क्या कि इसको अगर मैं क्रम में लगाऊं तो मैंने कहा सुनो भाई ध्यान से, और जब मैंने इस प्रश्न को ध्यान से देखा ना भाई, तो एक बात समझ में आ रही थी कि पहले वाले प्रश्न में क्या था? हर समान था, और अब की बार क्या है? अंश समान। तो अगर दिए गए भिन्नों में अंश समान होगा, यदि दिए गए भिन्नों में अंश समान होगा, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह सबसे भिन्न बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमेशा ये बना रहे हमें याद, और इसके नोट्स टाइप में बना लेना, जब भी एग्जाम हो देख के चला जाना भी। और यहाँ पे आरोही अवरोही वाला जो भी सवाल होगा आप छोड़ के नहीं आओगे, विश्वास कीजिए छोड़ के नहीं आओगे ये वाला, क्योंकि आरोही अवरोही को मैं आपको भी क्रम से बता दूं, हर एक चीज बताने को मैं डायरेक्ट बता दूं, लेकिन अगर जो चीज आपने हाथों से लिखोगे ना वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहने वाला है। समझ रहे हो? देखो यहां से यदि दिए गए भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, वह
सबसे बड़ी बात समझ लो। तो मैंने बोला है यदि दिए गए बिंदु में अंश समान हो तो जिस बिंदु का हर सबसे छोटा होगा वह बिंदु सबसे छोटी होगी। कैसे कैसे देखो, मैंने कहा यहाँ लिखो भाई जरा 5/3 कितना, और मैंने कहा यहाँ लिखो 5/8। तो बताओ इसमें कौन सा मान बड़ा है? तो मैंने आपको बताया दिया कि इन दोनों में क्या है, अंश समान। और जब अंश समान होगा तो जिस बिंदु का अंश हर छोटा होगा ना वह मान बड़ा होगा। देखिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा ना, देखो 10 पहले तो एक बार चल ही जाएगा भी, फिर यानी कितना भी 6 आता है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका मान क्या आएगा, दशमलव लगाओ पहली बात तो यहाँ पे भी है, और फिर 8 6 48 और फिर 20 तो 8 19 लगभग ये मान आता है। बताओ ये कौन मान बड़ा है ये बात। तो क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा? नहीं ना। तो अगर हमें ये बात पता है तो मैं इस सवाल का सेकंड नंबर से लगा सकता हूँ, और जो कि भाई हो गया। देखो फिर से मैंने कहा चलो इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया, ये मान लो ए बिंदु है, और ये बिंदु बी, और ये बिंदु सी, और ये बिंदु डी। अब इसको मुझे लगाना है किस क्रम? आरोही के मतलब सबसे छोटा मान। तो छोटा मान के लिए सबसे बड़ा मान होना चाहिए। सबसे बड़ा मान किसका है? डी का। सही बात है। तो यहाँ से फिर इसके बाद मुझे अरुण का आंसर लिख दीजिए। तो डी, फिर इसके बाद कौन सा? ये बी वाला, फिर इसके बाद में आपका बी, सी, फिर इसके बाद में ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर। समझ? तो इस तरह से भी आपका प्रश्न हो जाएगा। मैं बात करूं कि सर पहले वाले सवाल में आपने कहा भाई हर समान हो, दूसरे वाले में कहा हर समान हो, लेकिन एक तीसरा सवाल ऐसा भी बनेगा ना तो हर समान होगा और ना ही अंश समान होगा। समझ लो। तो कैसे करेंगे? समस्याएं है भाई। अगर तुमने इसे ढंग से नहीं पढ़ा और पढ़ लिया ना भाई तो समस्याएं खत्म। तो देखो भाई अब मैं बताता हूँ भाई, ऐसी मैं बिंदु लूंगा जिनमें ना तो भाई अंश समान होगा और ना ही हर समान होगा। तो देखो यार, तो यहां से मैंने कहा भाई क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में बात करता हूँ ना भाई, तो देखो प्रश्न कैसे होगा। ये होगा 12/17, और यहाँ से मैं दूंगी 9/14 और 6/11 और 13/, यहाँ पे लिखूंगी 15/20। 15/20 मैं लिखूँ, आप लिखो भाई 21/26। सही, जब मैंने समझ लिया। और मैंने ये कह दिया को अवरोही क्रम में लगाओ, को अवरोही क्रम में लगाओ या लिखो। तो अब हमने देखा कि सर पहले वाले में आपने बताया था कि हर समान है, दूसरे वाले में बताया कि अंश समान है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं। मैंने कहा जब ना तो हर समान हो ना ही अंश समान हो तो क्या करना? अंश व हर का ले लेना अंतर। क्या? अंश व हर का ले लेना अंतर। तो जरा बताओ मुझे इस अंश व हर का अंतर कितना है? आप कहोगे सर कितना? 5, और इसका अंतर कितना हुई? 5, और इसका अंतर कितना हुई? 5, और इसका अंतर भी कितना? 5। लो भाई, यहाँ से एक भी मैंने और देखा कि यहाँ पे इन सभी अंश और हर का अंतर कैसा है? समान है। और जब समान होगा ना भाई तो बताओ क्या इसे मैं अंश बटा अंतर लिख सकता हूँ? अंश बटा अंतर लिख सकता हूँ, अंश बटा अंतर, और यहाँ पे अंश बटा। तो बताओ क्या सबसे पहले वाला सवाल है ना, हर कैसा हो गया? समान। और जब हर होगा समान ना तो मैं कह सकता हूँ कि जिस बिंदु का अंश बड़ा हुआ बिंदु भी सबसे बड़ी। तो भाई हो गया भाई। तो यानी कि मैंने इसका नाम दे दिया, मान लो पहली बिंदु, ये दूसरी बिंदु, ये तीसरी बिंदु, और ये चौथी बिंदु। हो गया। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो देखो इसमें अंश ये बड़ा है ना, हर समान है। तो यानी कि सबसे बड़ी बिंदु आपकी क्या हो जाएगी? ये, लेकिन मुझे लिखना आरोही, तो आरोही में सबसे बड़ी पहले लिखेंगे तो यानी कि चौथी बिंदु, फिर उससे बड़ी कौन सी हुई? पहली वाली, फिर उससे बड़ी, फिर सॉरी सबसे बड़ी ये, फिर उससे छोटी पहली वाली, फिर उससे छोटी दूसरी वाली, फिर उससे छोटी तीसरी वाली। सही बात है। तो ये हमारे इस प्रश्न का हो गया क्या? आंसर। क्या हो गया भाई? आंसर। ठीक। तो ये भाई बिंदुओं का आरोही अवरोही क्रम था, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब मैंने ये कहा कि देखो सुनो, ये प्रश्न में ये
जो भिन्न मैंने करवाए ना उसमें हर समान था, अंश समान था, अंश और हर का अंतर समान था। लेकिन फिर से एक सवाल बना क्या कि सर कभी ना तो हर समान हुआ या अंश समान हुआ और ना अंतर समान हुआ, तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा उसके लिए भी समझो, उसके लिए भी समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने कहा भाई 12/13 और मैंने कहा भाई 9/16 और यहाँ से मैंने लिखा भाई 7/13 और एक नंबर और लिए मैंने यहाँ पे 4/7, ये नंबर मैंने सारे लिखे। ठीक है, को आरोही क्रम में लगाइए, को आरोही क्रम में लगाइए या और एक एक। अब जब मैं बात करता हूं कि 12/13, 9/16, 7/13, 4/7 को आरोही क्रम में लिखूं, तो हमने कहा अब ना तो अंश समान ना हर समान, और अंतर की बात करें यहाँ पे एक अंतर है और 9 7 यानी 7 का अंतर है, यहाँ पे 7 6 13 यानी कि अंतर भी समान नहीं। तब हम क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा तब भी आपको क्या लेना है? अंतर किसका? अंश व हर का। तो बताओ अंश व हर का अंतर कितना है यहाँ पे? तो एक यहाँ पे है 9 7 16, 7 का यहाँ पे है, 7 6 13 यहाँ पे है और 4 3 7 यहाँ पे है। तो आप क्या करो 12/1 लिख सकते हो अंश बटे अंतर, और यहाँ पे कितना 9/7 और यहाँ पे 7/6 और 4/3। देखो अंतर मैं इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि 13 16 13 और 7 आया है। यहाँ पे सबके भी पारे आपको पता है, तो आप दिमाग लगाओ कि सर मैं डायरेक्ट इसमें पारा पढ़ दूंगी और हम अपने मान निकाल लेंगे। मैंने कहा सुनो सुनो जजमान, मैंने कहा यहाँ पे ना कभी कभी जानवर आपसे भी कहेगा भाई 41, कभी कभी कहेगा यहाँ पे भाई 42/47, तो 47 का तो तुम्हें पारा आता नहीं, फिर वहां पे टेबल लिखोगे ना, उसके बाद तुम कैलकुलेट करोगे और उतने में टाइम पता है कितना चला जाएगा भाई, कुल मिलाकर टाइम बचाना है। और टाइम कब बचेगा भाई? तब आप भिन्न को टॉप रैंकर एकेडमी से सचिन संदीप सर से समझ रहे हो? तो ये बात है। देखो अब इसको तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूं ना भाई। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो इसका तो मान 12 होगा, अब 7 का तो पाला ही जानती हो ना कि यूपी पुलिस मतलब तैयारी कर रहे हो ना कि किसकी? यूपी पुलिस की जब तैयारी कर रहे हो तो 7 का तो पाला जानती होगी है। तो मैंने कहा देखो भाई यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? तो पहले तो 7 1 7, फिर बचा कितना 2 दशमलव हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। और इसके बाद देखो भाई इसका मान क्या हो जाएगा? तो एक बार तो चली गई अभी, और इसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा ना भी, देखो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 6 6 बचा 1 10 6 6 ये आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ ना भी तो 4/3 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 3 1 3 और 1 बचा 3 3 9, तो ये आ जाएगी मान। समझ लो हैं? सही है। देखो ये वाला पहली बिन और ये वाली दूसरी बिन और ये वाली तीसरी मैंने नाम दे दिया और ये वाली चौथी बिन। आरोही क्रम में लगाना। बताओ सबसे छोटा मान कौन होगी सबसे पहले? तो तीसरी बिन। कौन सी बिन? तीसरी बिन। उससे बड़ी कौन सी बिन? दूसरी बिन। उससे बड़ी कौन सी बिन? ये आपकी भी चौथी बिन। और उससे बड़ी आपकी पहली बिन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो बताओ भाई क्या ऐसे इन 4 तरह के सवालों में बिंदु का आरोही अवरोही आ जाए तो कर सकते हो ना भाई। और हाँ आरोही क्रम ना पूछ के आपसे ये पूछ सकता है दिए गए 4 बिंदुओं में बताइए सबसे बड़ी बिंदु कौन है? तो बड़ी बिंदु भी प्रभु यहीं से तो आएगी, बड़ी बिंदु भी यहीं से आएगी और छोटी बिंदु भी यहीं से आएगा। अगर ये प्रश्न होता है ये 4 विकल्प होते, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, और कहता बताओ सबसे बड़ी बिंदु, तो जब तक हमें मान नहीं पता होगा तब तक हम कैसे बता सके तो सबसे बड़ी बिंदु हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये इसके आंसर थे भाई। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ ये बिंदुओं का आरोही व अवरोही क्रम हो गया। अब बताते हैं ऐसे भाई बिंदुओं का, यहाँ से ये तो मैंने सीख लिया अभी, ठीक है। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको भाई भिन्नों का जोड़ व घटाना। भिन्नों का जोड़ व घटाना। भिन्नों का जोड़ व घटाना। देखो इसमें प्रश्न किस तरह से बनेंगे? प्रश्न देखो इसमें आपने इस तरह से बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा
1 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/32 सॉरी 30 और 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा ये वाले प्रश्न कैसे करें, क्योंकि देखो शुरू हुई इन वाले प्रश्नों को वही सेकेंडों में सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ। एक सवाल मैं बता दूं कि इसमें वही क्या ऐसा होता है कि जिस वजह से इसका आंसर वही सेकेंडों में बच्चे करते हैं। तो एक बात बताओ, इसको आप बेसिक तरीके से लगाओगे ना, तो पहले क्या जैसे प्राइमरी और जूनियर में हम लोग पढ़ते थे ना भाई, क्या कि इनका ले लो एलसीएम और फिर उसमें भाग लगा के भाई फिर उसका आंसर गुणा करके मान लिख दो भाई, है ना। तो उससे तो भाई सुबह से लेकर शाम तक लगे रहोगे भाई और फिर आंसर आएगा, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आंसर तुम्हारा सही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पे ज्यादा बनेगी। तो सुनो भाई, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/6 को 2 × 3, क्योंकि 3 × 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 42/42 को 6 × 7, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 8, प्लस इसको मैं 1/8 × 9। बोलो ये लिख सकते हो। जब इसे आप ये लिख सकते हो ना भाई, तो मैंने कहा सुनो आप इसे यूं लिख दो। देखो ये 1/6 है ना, ये कितना है 1/6, मैं आपको समझा दूं। देखो ये 1/6 है, तो 1/6 को मैं जैसे लिखा है 1/2 × 3, तो 1/2 माइनस 1/3 आप ये इसे लिख सकते हो। ये मान 1/6 के ही बराबर है। कैसे देखो भी, तो मैंने कहा देखो यहाँ से लिखा है 6 × 6, यहाँ पे 2 × 3 6 और 3 × 6। बोलो इसका रिजल्ट क्या बना, यही तो बता। तो मैंने कहा ऐसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या 1/2 u और u, बोलो माइनस का चिन्ह लगाओ 1/3, ये लिख सकते हो। और जब आप ये से लिख सकते हो ना भाई, तो मैंने कहा फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, फिर प्लस का साइन है 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस 1/4 माइनस 1/5। इस तरह से मैं यहाँ पे सारे नंबरों को यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। लिख दिया। फिर मैंने ध्यान से देखा भाई क्या कि इसमें ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कटेंगे, बचा क्या, तो बचा 1/2 माइनस 1/9। तो इनको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना भाई। बोलो एलसीएम कितना, तो एलसीएम मैंने कहा इसका आ जाएगा भी कितना 18, 2 × 18 और 9 × 18। तो बताओ कितना यहाँ से, तो यहाँ से बना भी 7/18। क्या हमारा ये आंसर है? मैंने कहा आंसर है बट फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो जो मान आएगा ना उसमें 1 अंतर से गुणा करना होगा, और अंतर किसका, ये वाला अंतर 3 और 4 का 2 3 का अंतर हर जगह का समान ही आएगा। तो 7/18 गुणा 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा 7/18। ये हमारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर। तो ये प्रश्न का ये आंसर था। लेकिन मैंने कहा ये तो आपका पूरा बेसिक मैंने बता दिया कि क्या बता दिया, बेसिक बता दिया। कहने का मतलब एग्जाम के टाइम हमारे पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूँ सुनो भाई, डायरेक्ट इसका ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा भाई इतना तो आप समझ सकते हो कि इसको मैंने 1/3 2 × 3 लिखे थे ना, कितना 1/2 × 3। और फिर मैंने कहा इसे क्या लिखा था मैंने 3/4। अब यहाँ पे इसको क्या लिखा था 4 × 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ से भाई क्या 1/8 × 9। ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो 1 लिखा है ना यहाँ से, ये आप लिखो 1/2 यूं करके यूं, और माइनस कितना लगाओ और यूं 1/2, बस हो गया भाई, सॉल्व करो भाई। तो इसे देखो एलसीएम आया 18, 2 × 18 और 9 × 18, तो कितना 7/18। ध्यान रहे 1 अंतर से गुणा करना होगा भाई, तो 7/18 अंतर कितना भी 1 का, तो इसको सॉल्व किया तब भी हमारा रिजल्ट क्या है 7/18। आंसर हमारा 7/18। बोलो ये बात समझ में है? तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो सकता है, बात समझ में? अच्छा और कोई प्रश्न है भी, मैंने कहा ये तो हो गया भी। अगर और कोई प्रश्न आ गया जैसे समझो भी, जैसे समझो योग वाले ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सुनो भी। और अगर कोई मैं दूसरे प्रश्न की अगर बात करूं तो कोई दूसरा प्रश्न आपका इस तरह से बन सकता है क्या, जैसे मैंने लिखा नंबर क्या 1 से ही 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7
प्लस 1/7 इंटू 2, और ये कहाँ तक आ रहा है 1/23 इंटू 25 का योग ज्ञात करोगे इसे सॉल्व। तो हमने कहा सुनो भाई इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहली बात ये इनका अंतर 2 है तो हर जगह का अंतर 2 होगा, और दूसरी बात क्या नंबर यहाँ से खत्म तो यहीं से स्टार्ट, यहाँ से खत्म यहीं से स्टार्ट, यहाँ से खत्म यहीं से स्टार्ट, समझ लो। तो हमने कहा डायरेक्ट 1/1 माइनस होगा 1/25, बस एलसीएम में भी कितना भी 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और माइनस कितना 1 यानी कि 24/25, एलसीएम दिया 25, और मैंने कहा एक कैसे भाग गया 25 गुणा किए तो 25 सेकंड 25 फिर माइनस और 25 सेकंड 25 यानी कि 24/25 हमारा ये आंसर नहीं है। तो हमने कहा 1 अंतर का गुणा करो, अंतर कितना था तो 24/25 अंतर था हमारा 2 का, ये वाला अंतर 2 सात जगह का 2 ही आएगा, तो ये कर देगा कितना 12/25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 12/25। बोलो बात। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और ये हमारे बिंदु का आरोही व अवरोही और बिंदु का जोड़ व घटाना सीख रहे हैं। तो अभी ये इसमें और भी होगा, कल की क्लास में लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ सुनिए जजमान ये वाली क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह जाना नहीं है, ठीक है। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, समझ रहे। तो भाई ठीक है भाई आज के लिए इतना भी।